चलिए, तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं बेटा अगला टॉपिक हमारा, दैट इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। सो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। बस वो चेयर लगा दे बस, ओके। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन। कुछ खास नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है ये, जिसमें डिस्कशन किया गया है अबाउट दैट आइंस्टाइन्स अजम्पशंस रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अगर आपको याद होगा 1900 में प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी रिप्रेजेंट किए थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको प्लैंक्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। बट दैट थ्योरी वाज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन थर्मल रेडिएशंस। उन्होंने वो जो थ्योरी रिप्रेजेंट किए थे थर्मल रेडिएशंस के लिए रिप्रेजेंट किए थे, थर्मल एनर्जी के लिए, है ना। बाद में जब अराउंड 1904 1902 जो भी है आपका, जब हॉलवेक्स एंड लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो उसमें से ये चीज़ पता चली कि हम जो लाइट को मान के चल रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, शायद ये बात पूरी तरह से सही नहीं है ना, ये शायद कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। मगर हॉलवेक्स एंड लेनार्ड वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ था उसके पीछे का कारण क्या था, वो उस चीज़ को वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दिया, इसीलिए उनको देखो टाइटल में क्या दिया है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ हॉलवेक्स एंड लेनार्ड, है ना। उनको ये नहीं कहा गया कि भाई कंक्लूजन आया, कोई रिजल्ट आया, है ना, ऑब्जर्वेशन के बारे में बताया गया। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए, मगर उसके पीछे का कारण क्या था, क्या रीज़न था, वो प्रॉपर तरीके से बता नहीं पा रहे थे। फिर आइंस्टाइन साहब आए। आइंस्टाइन साहब ने क्या करे, मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को लिया, उन्होंने क्या करा, उसी को कन्वर्ट किया फॉर लाइट, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। उन्होंने कहा कि भैया जिस तरह से हीट रेडिएशन, वैसे ही लाइट भी आपके छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, वो एक कंटिन्यूस एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना, वो एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है, और एक एक पैकेट जो है उसका एनर्जी फिक्स्ड होता है, दैट इज़ h², है ना। और अब हम लोग ने एक एक पैकेट को नाम भी दिया, दैट इज़ क्वांटम या फिर फोटोन, है ना। अब ऐसा है कि आई थिंक पिछले साल मैंने ईयर क्या बताया था उसका, पिछले साल बोला, सॉरी, ये 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, मतलब उन्होंने वो पेपर पब्लिश किया था उस चीज़ को लेकर, और उनको उस चीज़ के लिए जो नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1921 में मिला था, है ना। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस थ्योरी को आगे मतलब पूरा सप्रूव करने के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा प्रूफ करने के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और जैसे कि आपको याद है कि मिलिकन साहब ने 10 साल तक की कोशिश किया उसे डिसअप्रूव करने के लिए कि भाई ये आपका गलत है, इन्होंने जो बोला कि इस बिल्कुल ऐसा नहीं है करके, मगर एट दी एंड जो उन्होंने भी कंक्लूजन निकाला, नहीं यार वो सही बोल रहा बंदा, है ना, वो गलत नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। फिर बाद में मिलिकन्स को भी 1924 में नोबेल प्राइज़ उस चीज़ को लेकर मिला था। अब वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, मतलब उसमें कैसा है, पहले लाइट को सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी मान के चल रहे थे, ऐसा मान के चल रहे थे जिसका कोई मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम कब होता है किस चीज़ में, मोमेंटम कब होता है किसी चीज़ में, जब किसी चीज़ का मास हो, वेलोसिटी के साथ मास हो, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर मान लो तुमको ऐसा हाथ से तुम धक्का देते हैं किसी को, तो वो पुश होता है पीछे की तरफ, उसको मोमेंटम का फील आता है। इवन हवा का झोंका भी अगर आता है ना, एकदम से अचानक से हवा का झोंका आया तो तुमको फील होता है कि ऐसा तुम गए तो उसका मोमेंटम तुमको फील होता है ना, पार्टिकल्स। कभी ऐसा हुआ क्या कि अचानक तुम पर ऐसा लाइट मारे, तुम लोग हवा में उड़ गए, ओए भाई, बोले क्या हवा का, बोले लाइट का धक्का लग गया मेरे को, ऐसा होता है क्या कभी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी में ये माना गया था कि लाइट का कोई मोमेंटम नहीं है ना, तुम ऐसा कितना भी फोकस करो कि उसको कोई भी फील नहीं होगा, ऐसा मतलब कोई पार्टिकल्स, कोई मास नहीं है उसका कि जो आके टकराएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये माना गया था कि लाइट का कोई मास नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, इसीलिए वो आपको मैटर की तरह फील नहीं होता। मगर यहाँ पर आइंस्टाइन साहब ने कहा कि नहीं भाई, ये तो गलत है बिल्कुल, है ना, उसमें उसका मास तो बोलेंगे क्या, मगर उसका एटलीस्ट उसका मोमेंटम तो होता ही होता है। मास तो नहीं छोड़ बोलेंगे, उसको मोमेंटम, कि लाइट का भी, पार्टिकल्स का भी क्या होता है, मोमेंटम होता है। और उसी मोमेंटम के कारण ये हुआ था कि इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट हुआ था। बाकायदा उन्होंने मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दिया, एनर्जी तो दिया ही दिया, साथ में मोमेंटम कैलकुलेट करने का भी उन्होंने फॉर्मूला हमें दिया,
अब वो क्या फॉर्मूला था, कैसे दिया, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हमको बहुत शॉर्ट में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है कि जो आइंस्टाइन साहब ने ये मान के चले थे कि लाइट एक छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रैवल करता, तो उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए थे, क्या क्या उस चीज़ को लेकर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, उस प्रॉपर्टीज़ को, उन पॉस्टुलेट्स को हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, थ्योरेटिकली छोटा सा टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या जिसको हम लोग कहेंगे द फोटोन। सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन, इन इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, जब भी किसी मैटर्स के साथ रेडिएशन इंटरैक्ट होता है, रेडिएशन बिहेव्स as if it was made up of particles called photons। तो जब भी किसी मैटर पे, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा आपने कि एक प्लेट है ना, जिस मटेरियल से बना हुआ मैटर है, तो उस पर जब आपने लाइट को इंसिडेंट किया तो उसने इस तरह से बिहेव किया कि लाइट खुद जो है एक पार्टिकल से बना है, ऐसा उसने क्या किया, बिहेव किया, है ना। क्योंकि अगर वो पार्टिकल की तरफ नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकता था, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से देखो, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से देखो, वो मैंने कंचों का एग्जाम्पल लिया था कि सर्कल में से एक कंचा निकालना पड़ता है ना बाहर। तो अगर उसी मार्बल को मैं अगर मान लो सिर्फ लाइट फोकस करूँगा तो वो होगा कि कुछ को नहीं। तो उन्होंने ऑन दैट बेसिस कहा कि देखो भैया लाइट का कोई मोमेंटम होता नहीं है ना। देखो तुम देखेंगे अगर तुम फोकस करेंगे कोई लाइट वाइट किसी से कुछ पार्टिकल मूव होता नहीं है। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तो भाई क्या बता रहे, तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बल्क माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बता रहे, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे झाँक कर देखो ना ज़रा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब झाँक के देखे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो हमने देखा अरे नहीं ये तो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को मारा, जैसा वो कंचे को आप निकालते हैं, हिलते हैं, तो वैसे ही फोटोन आया, टकराया, कट करके इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करा, बाहर निकाल लिया। तो बस वैसे ही हम लोग ने कहेंगे कि जब भी आप कोई रेडिएशन को इंसिडेंट करते हैं आप किसी मैटर पे, तो वो जो रेडिएशन है एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, और उस पार्टिकल को हम लोग ने नाम क्या दिया बेटा, फोटॉन्स। सेकेंड, ईच फोटोन हैज एनर्जी E इज इक्वल्स टू एच। हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, एंड मोमेंटम P इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी। P इक्वल्स टू एच न्यू बाय सी, वेयर C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जहाँ पर स्मॉल c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब आप सोच रहे हैं मोमेंटम का फॉर्मूला, जो एनर्जी का तो समझ में आता, डायरेक्ट आया था, मगर मोमेंटम का फॉर्मूला कैसे आया। ओके देखो, हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच, साथ ही साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आइंस्टाइन ने कहा था ना मास एनर्जी रिलेशन, तो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, न्यू को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ c बाय लैम्बडा, mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू c बाय लैम्बडा। तो ये c और ये c क्या हो जाएगा, कैंसिल, mc इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, h बाय लैम्बडा, है ना। तो देखो यहाँ पे mc क्या होता है, मोमेंटम,
तो P इज इक्वल्स टू h बाय लैम्बडा। और लैम्बडा को फिर आप क्या लिख सकते हैं, C बाय नू। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या होता है, C बाय नू। तो जब मैं इसको C बाय नू लिखूंगा, नू चले जाएगा ऊपर, h नू बाय C। आया समझ में? ये रफ में लिख के रखो, लगे तो आपको फील के लिए कि भाई ये कैसे आया करके साइड में एक लिख कर रख लो ये चीज़ को। ठीक है, तो किस तरह से मोमेंटम के बारे में उन्होंने चीज़ बताया था। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग the frequency of light, by increasing the frequency of light of given wavelength comma there is only an increase of photon, there is only increase in the number of photons, increase in the number of photon per second crossing area, comma with each photon having सेम एनर्जी, जिसमें हर एक फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फुल स्टॉप। द फोटोन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये आखिरी स्टेटमेंट जो है ना, असर्शन रीजन में या स्टेटमेंट वाले टू आते ना, करेक्ट द राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, तो करेक्ट नहीं सॉरी क्या बोले, सेलेक्ट द राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, उसमें आ सकता है। अब ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि देखो, मान लो गिवन वेवलेंथ की आपके पास एक लाइट है, गिवन वेवलेंथ मतलब गिवन कलर की एक पर्टिकुलर लाइट है, और वो जो लाइट है भाई किसी सोर्स में से बाहर निकल रही है। तो मैं कहूँगा देखो थोड़ी देर के लिए ये एक सोर्स पकड़ के चलता हूँ मैं, जैसा ये एक बल्ब है और यहाँ से वो लाइट बाहर निकल रही है। तो इसमें जो फोटॉन्स आएंगे, आप देखते हैं कि फोटॉन्स यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें से जो निकल रहे हैं, ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें से निकल रहे हैं। अब ऐसा है कि मैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करता हूँ, ओके। जब मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ, गौर से सुने बेटा, जब मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि इस एरिया में से जाने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है ना। अगर आप एक फोटॉन को जूम करके उसकी एनर्जी को चेक करोगे तो वो लगातार उतनी ही रहेगी, E इज इक्वल टू यानी फिक्स रहेगी, क्योंकि वेवलेंथ फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब उसकी फोटॉन की पर्टिकुलर फोटॉन की एनर्जी नहीं बदलती, वो फोटॉन की एनर्जी सेम रहेगी, हाँ उसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ये समझ में आ रहा कि जो फोटॉन की एनर्जी है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो तुम्हारा इंसिडेंट रेडिएशन आ रहा है यहाँ से, तो उसकी इंटेंसिटी कम है या ज़्यादा है, उससे फोटॉन की एनर्जी पे फ़र्क नहीं पड़ता, ओवरऑल एनर्जी पे फ़र्क पड़ रहा है ना। मगर ओवरऑल एनर्जी पे कैसे फ़र्क पड़ा, फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई थी क्या, नहीं, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, उनकी क्या हो गई थी, क्वांटिटी बढ़ गई थी। इस तरह से आई बात समझ में।
नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट होना चाहिए था, नॉट फ्रीक्वेंसी। ये गलत लिख दिया मैंने। बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। photons are electrically neutral. Photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. तो फोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ओके, फिफ्थ, इन अ फोटॉन पार्टिकल कोलिजन, इन अ फोटॉन पार्टिकल कोलिजन सच एज, जैसे कि अभी कहाँ पर हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक में हुआ था, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ओके, द टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। कोलिजन में तो मोमेंटम वैसे भी कंजर्व होता है, मगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब इसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। ये पूरी की पूरी एनर्जी जितनी है ट्रांसफ़र होती है। आप फोटॉन जितनी भी एनर्जी देगा पूरा का पूरा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। कंजर्व। हाउएवर the number of photons, however, the number of photons may not be conserved in a collision. However, the number of photons may not be conserved in a collision. Full stop. The photon may be absorbed, or a new photon may be created. देखो एनर्जी तो कंजर्व्ड रहती है, मगर नंबर ऑफ फोटॉन्स है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कोलिजन में कंजर्व्ड रहेंगे। मतलब एक फोटोन टकराएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन टकराएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसको शायद से 2 से 3 फोटोन टकराएंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो नंबर्स के अपन क्वांटिटी के अंदर नहीं बोल सकते कि वो मतलब कंजर्व्ड रहेंगे कि एक फोटोन के बदले एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो क्वांटिटी को लेकर आप ये फिक्स नहीं बोल सकते। हाँ, भले ही आप एनर्जी को लेकर फिक्स बोल सकते हैं। आई बात समझ में? फिर आएगा एक अगला कॉन्सेप्ट, ये हो गया लिखना पहला पॉइंट, है ना, फोटो सेल। अब ये जो छोटा सा टॉपिक है और ये सिर्फ स्टेट बोर्ड के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटो सेल आता है, बहुत ईजी होता है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है ये फोटो सेल। नीट में तो शायद ही आया इस चीज़ को लेकर। फोटो सेल, फोटो सेल एक ऐसा डिवाइस है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स light energy to
इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक ऐसा डिवाइस जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या करता है बेटा, कन्वर्ट करता है ना, उसको फोटो सेल कहते हैं। तो उसमें होता क्या है बेटा, सबसे पीछे पहले एक इलेक्ट्रोड होता है, ओके, जिसको मैं एनोड कह सकता हूं। दिस इज अवर एनोड। एक आपकी शीट होगी इस तरह से, जो पूरा इस इलेक्ट्रोड को कवर करके रखेगी। तो इस तरह से एक शीट होगी जो पूरी तरह से इस इलेक्ट्रोड को कवर करके रखेगी, और ये जो है आपका एक बेस पे फैब्रिकेटेड होता है। पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में एनक्लोज्ड होता है। इसको मैं कैथोड जैसे बोल सकता हूँ। फिर यहाँ से ये जो टर्मिनल्स है ये जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ हाई टेंशन बैटरी, और ये जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द हाई टेंशन बैटरी विद द हेल्प ऑफ अ रियोस्टेट। एक रियोस्टेट के थ्रू जाते हैं वो। करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर माइक्रोमीटर लगा सकते हैं। अब ये सीन कैसा है, सिचुएशन ऐसी है ये कि देखो कि अगर ये एनोड है आपका, तो कैथोड इस तरह से रहेगा, इस शेप में पर्टिकुलरली, और इस तरह से उसकी एक्सिस पर होता है एग्जैक्ट, है ना। यानी कि अब एक्सिस पे होने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कि इसमें से जो भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, वो पूरा का पूरा डायरेक्शन किधर होगा इसका, इस एक्सिस की तरफ होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो भी निकलेंगे नॉर्मली बाहर निकलेंगे ना, तो ये पूरा डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, एनोड का। तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पे वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी करेगा और पूरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच के पूरा सर्किट में क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। तो होता क्या है कि जैसी इस पर लाइट पड़ती है, देखो ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल से बना होता है, एक ऐसा मटेरियल जो कि लाइट से, मतलब बेरियम ऑक्साइड जैसा कुछ होता है वो, तो जो लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। याद है ना, आपको बताया था मैंने कि कुछ मटेरियल होते हैं जो कि अल्ट्रावायलेट पे रिएक्ट करते हैं, कुछ अल्काली मेटल्स होते हैं जो कि विजिबल लाइट पे रिएक्ट करते हैं। तो ये है ना, विजिबल लाइट से रिएक्ट करने वाले मेटल्स से इसको कोट, इस मटेरियल से इसको कोट किया जाता है। अब होता क्या है, जैसी इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये एनोड क्या करेगा, उन सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और भाई ये अट्रैक्ट करने की वजह से यहाँ पर कंडक्शन चालू हो जाता है और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जनरली ये जो कंसेप्ट है बर्गलर अलार्म में इस्तेमाल किया जाता है। बर्गलर अलार्म मतलब चोरी का जो होती है, जहाँ पर बर्गलर अलार्म जो होता है वहाँ यूज़ होता है। कैमरा में आप देखो, मोबाइल्स में आपने नोटिस किया होगा ऑटो फोकस आता है आजकल, है ना, मोबाइल्स में, कि आप ऑटोमेटिकली बाहर के ब्राइटनेस के हिसाब से आपके फ़ोन के स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है वो एडजस्ट हो जाता है ना। इवन आपका एक्सपोजर मीटर जो आता है आपका, जैसे आपने देखोगे एक्सपोजर मीटर, अभी देखो मैं एक्सपोजर मीटर यहाँ सेट किया था, है ना, जब मैंने मोबाइल को यहाँ स्टैंड पे लगाया तो थोड़ा डार्क आ रहा था, है ना। मैंने जैसे ही उसके एक्सपोजर मीटर को ऑन किया तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, है ना। अब इसको कैसे पता चला कि सारा यहाँ पर और ब्राइटनेस की ज़रूरत है, तो वहाँ एक फोटो सेल कनेक्टेड है मोबाइल के अंदर। ये जहाँ पर जो कैमरा का जो होल्स है ना, वहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ वाइट, यहाँ पर जैसे वहाँ पर उसमें जैसे छोटे छोटे सफ़ेद जो होल्स नज़र आ रहे हैं, तो उसमें एक फ़ोटो सेल कनेक्टेड है वहाँ पे। तो ये जो फोटो सेल क्या कर रहा है, ये लाइट को डिटेक्ट कर रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द लाइट की इंटेंसिटी वो करंट उसमें फ्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर डार्कनेस है तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम, तो कम करंट फ्लो होगा। वो वहाँ पर का कंप्यूटर प्रोसेसर अपने आप पहचान लेगा कि यहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को और ज़्यादा ब्राइट कर देगा, है ना। स्क्रीन को क्या करा उसने, रिकॉर्ड करते वक्त ज़्यादा ब्राइट कर दिया। तो एक्सपोजर मीटर ने डिटेक्ट किया कि भाई इंटेंसिटी कैसी, और उसके हिसाब से उसने ब्राइटनेस को क्या करा, सेट किया।
आया बात समझे आपको? तो इस तरह से कैमरा में एक्सपोजर मीटर आपको काम में आता है। एक आता है लक्स मीटर, बोले साबुन वाला मीटर नहीं है ये, है ना, ये ऐसा लक्स मीटर ये होता है, लाइट की इंटेंसिटी नापने वाला मीटर होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लक्स मीटर। ये देखता है कि लाइट की इंटेंसिटी कम है ज़्यादा है ना, ये चीज़ों को मेजर करने वाला होता है लक्स मीटर। कितनी इंटेंसिटी है वो सब चीज़ों को मेजर करने वाला होता है ना। बगला अलार्म तो भाई सिंपल सी बात है कि नहीं, कि भाई आप देखते हैं कि भाई एक कीमती मूर्ति है ना, जैसे ही उसको चोर चुराता है नीचे से एक लेज़र लाइट या इंफ्रारेड लाइट निकलती है, सीधा फोटो सेल को हिट करती है ना। फोटो सेल अभी बंद था, जब तक मूर्ति उस पर रखी हुई बराबर से फोटो सेल क्या रहेगा, बंद रहेगा। जैसे ही तुमने मूर्ति को हटाए, यहाँ से निकलेगी एक लाइट, जाके हिट करेगी फोटो सेल को, सर्किट कंप्लीट, करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया और अलार्म बजना चालू हो गया। तो इस तरह से बगलर अलार्म में आप उसको यूज़ करते हैं। एक आता है शैडो अलार्म, शैडो अलार्म भी आता है। हम लोग ने, मतलब मेरे दोस्त ने प्रोजेक्ट में बनाया था वो शैडो अलार्म, कि अगर मान लो दरवाजे पे किसी की शैडो पड़ती है तो अलार्म बच जाता है कि भैया कि कोई ना कोई आया। जैसे अगर कोई होगा, जैसे कि भाई मान लो डिटेक्टिव एजेंसी ऐसी कोई होगी, उनका सेफ़ हाउस होगा, अगर मान लो वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ कोई आए, अच्छे जगह पर सेफ़ हाउस रखे, वो चाहते कि अगर कोई भी दरवाजे पे आए बिना नॉक करे बस पता चल जाए, तो वो नीचे सेट करेगा शैडो अलार्म। अगर कोई और लाइट पीछे फोकस रखेगा लाइट का। अब जब तक लाइट पड़ रही है ना, ये सर्किट चालू रहेगा। हो सकता है ये इन्वर्टर से कनेक्टेड हो। इन्वर्टर क्या करता है, जो भी इनपुट मिलता है उसको उल्टा करता है, इन्वर्ट कर देता है। अगर लगातार उसको ऑन सिग्नल मिल रहा तो आउटपुट में ऑफ देगा वो, है ना, और अगर उसको ऑफ सिग्नल मिल रहा तो आउटपुट में ऑन दे देगा। तो अब नीचे क्या है, ये फोटो सेल कनेक्टेड है, मान लो वहाँ पे लगातार लाइट पड़ रही है ना। अब जैसी ही लगातार लाइट पड़ रही और जैसी कोई एक बंदा आया वहाँ पर, उसने ब्लॉक कर दिया लाइट को, मतलब वहाँ से लाइट का सोर्स बना, शैडो पड़ गया उसके वहाँ पे, और तो वैसे ही क्या होगा, जैसे ही वो हो गया तो फिर वहाँ अलार्म बजना चालू हो जाएगा उनको कि भैया दरवाजे पे कोई खड़ा है ना। तो उसको अपन बोलते हैं शैडो अलार्म। तो इस तरह से ये शैडो अलार्म्स है। तो ये इस तरह पूरा फोटो सेल से बनाया जाता है। इवन फोटो सेल का एक सिंबल भी है, देखो इधर ध्यान दो। सिंबॉलिकली फोटो सेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक पहले सी जैसा बनाया जाता है, उसके सेंटर में एक डॉट जैसा बनाएंगे, ओके, इसको कैथोड बोलेंगे, इसको एनोड बोलेंगे, और पूरा सिस्टम एक ऐसा गोल फ्लास्क में ऐसा बंद किया जाता है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्या है, कहा जाएगा फोटो सेल का सिंबल है। आई बात समझ में? तो ये हमारा थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ ये टॉपिक, ये वाला। अब इसकी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, चलिए। बर्गलर, BURGLAR, बर्गलर अलार्म। चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो प्रॉब्लम इज कमिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड। ध्यान दो बेटा इधर। पहला प्रॉब्लम स्टेट बोर्ड से, छोटा सा आसान सा। व्हाट विल बी द एनर्जी of each photon, what will be the energy of each photon in monochromatic light of frequency 5 into 10 raised to power 14 hertz of frequency 5 into 10 raised to power 14 hertz। तो अगर कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी इतनी है तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। नू आपको दिया गया है 5 into 10 raised to power 14 hertz और आपको एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। H की वैल्यू 6.63 into 10 raised to power -34 और ये होता है 5 into 10 raised to power 14। ओके,
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6.63 कितना हो रहा है देखिए बेटा जल्दी से। 3 5 ज़ा 15 का 5 कैरी 1 6 5 ज़ा 31 कितना आ रहा 33.15 10 रेज़ टू पावर -20 जूल। 33.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -20 जूल्स। सॉरी चलिए नेक्स्ट। ये वाला प्रॉब्लम एनसीईआरटी का है। मोनोक्रोमैटिक light of frequency, monochromatic light of frequency 6.0 into 10 raised to power 14 hertz is produced by a laser, is produced by a laser, full stop. The power emitted is 2.0 into 10 raised to power -3 watt. 2.0 into 10 raised to power -3 watt. सबसे पहली चीज इसमें जो पूछी गई है, what is the energy of a photon in the light beam? In the light beam, what is the energy of the photon in the light beam? ठीक है। Second, how many photons per second on an average are emitted by the source, ये दो सवाल पूछे गए इसमें। What is the energy of each light beam? देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दो बातें दी गई हैं। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। दूसरा दिया है पावर ऑफ एमिटेड रेडिएशन 2.0 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 वैट। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज h nu 6.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34, 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। प्लीज लेट मी नो व्हाट इज द सॉरी 39.78 10 रेज़ टू पावर -20 जूल्स। तो यह हमारा पहला जवाब था। दूसरा है ना, एमिटेड फोटोन, देखो सिंपली पावर दिया है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आप कह सकते हैं कि नेट एनर्जी है, मैं बोलूँगा नेट एनर्जी अपॉन टाइम। अब नेट एनर्जी क्या होगी, अगर मान लो किसी सोर्स में से, किसी बल्ब में से लाइट निकल रही, तो उसकी नेट एनर्जी कितनी होगी, कि नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है ना, मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। और हमको n अपॉन टी पूछा गया है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P बाय h नो। अब ये याद रखना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन h नो। अब पावर कितना है बेटा, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। h नो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो,
39.78। ध्यान दो बेटा इधर, 39.78 इंटू 10⁻⁻20। मैं थोड़ा अच्छे से इसको अगर गेम खेलूंगा भैया, मैं क्या करूंगा, मैं इसको 3.978 करूंगा, तो 3.978 और 3.978 को अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखूंगा 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट का साइन देना भैया, 2 इंटू 10⁻³ 4 इंटू 10⁻⁻19। बात समझेगी क्या हुआ खेल यहाँ पर, एक -1 इसको दिया तो वो क्या बन गया 3.978 और 3.978 फिर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², और 2/4 कितना होगा 0.5। तो 0.5 इंटू 10⁻19 में से 13 गया 16। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो 5 इंटू 10⁻14 सॉरी 15 फोटॉन्स पर सेकेंड। कितने फोटॉन्स एक सेकेंड में निकल रहे हैं, 5 इंटू 10⁻15 फोटॉन्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट reaching the surface of earth, reaching the surface of earth is 1.38 into 10⁻³ watt per meter square. Full stop. How many photons nearly per square meter are incident on earth per second? Question mark. Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometers. 550 nanometers. चलिए करिए कैलकुलेट। ये जो तुम देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी वो एरिया, हाँ बोलो। नहीं, देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया, क्या दिया हुआ बेटा, आपको याद रखना नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया चाहिए। आपको गिवन में क्या क्या है पहले वो देखो। यहाँ पर सबसे पहला जो आपको दिया हुआ, इसको 8 करना है, 888 है। तो 1 देखो, आपको पावर पर यूनिट एरिया दिया हुआ है 1.388 इंटू 10⁻³ हाँ, अरे पावर का तो यूनिट सिर्फ वैट है ना, पर मीटर स्क्वायर दे रहा ना हो, ठीक है। तो ये वैट पर मीटर दिया हुआ है यहाँ पे। अब उसके बाद नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया ही पूछा है तुमसे, पर यूनिट एरिया पर सेकंड। देखो पावर का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं अभी NH/T। पावर का फॉर्मूला क्या होता है NH/T। अगर एरिया से मैं डिवाइड कर दूं
P बाय ए NH नू अपॉन A इंटू टी। ओके, और मुझे जो कैलकुलेट करना है N अपॉन AT कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो वो फिर आपको क्या लगेगा P बाय ए, तो NH नू अपॉन, हाँ तो ये हो जाएगा आपका P बाय ए मल्टीप्लाई बाय, अच्छा वेवलेंथ दिया हुआ है ना आपको कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया, तो न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो सी इंटू लैम्बडा है ना। एच नू, ये नू नीचे आएगा ना, यहाँ पर नू नीचे आएगा इनके, और नू को क्या लिख सकते हैं अपन, सी बाय लैम्बडा। बात समझ रहे हैं बेटा, मैंने एन एच, देखो ये जो एन अपॉन ए टी है, इतने पार्ट को मैंने सेपरेट रखा, इसको इधर ट्रांसफर किया इसके नीचे, तो पी ए, एक मिनट रुक जाओ, पी अपॉन ए एच नू आएगा, पी अपॉन ए एच नू ऐसा आएगा। अब एन ए टी निकालना है आपको, तो P अपॉन ए एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा चले गया ऊपर, ए एच सी। अब देखो यहाँ पे N अपॉन ए टी, P बाय ए कितना है आपका, P बाय ए है 1.388 इंटू 10⁻³ लैम्बडा कितना दिया है 550 नैनोमीटर, यानी कि 550 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। और H कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, C कितना होता है 3 इंटू 10⁸। अब आपको शायद याद होगा मैंने 6.63 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी HC का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, 20 इंटू 10⁻, या 2 इंटू 10⁻⁻15, या 20 इंटू 10⁻⁻25, अच्छा, और 20 इंटू 10⁻26, ठीक है, तो वो वाला चुनता हूँ मैं। देखो इधर, तो 1.388 इंटू 550 इंटू 10⁻⁻6, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 20 इंटू 10⁻⁻26, इसका एक जीरो गया, इसका एक जीरो गया। अब 1.388 को 55 से मल्टीप्लाई करो, है ना, और 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा, तो 1.388 को आपने मल्टीप्लाई किए कितने से 55 से, डिवाइड किए काय से 2 से, 38.17, और 38.17 10⁻20 है ना। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ सरफेस, ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 100 watt sodium lamp, 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions, uniformly in all
directions. Full stop. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all sodium light incident on it. All sodium light incident on it. Full stop. The wavelength of the sodium light is 589 nanometers. Full stop. What is the energy per photon associated with the sodium light? What is the energy per photon associated with the sodium light? Question mark. Second, at what rate are the photons delivered to the sphere? तो फोटॉन्स जो है कितनी तेजी से उसमें से बाहर निकल रहे हैं, वही नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, वो आपको कैलकुलेट करना है. देखो इस बार वेवलेंथ दी गई है आपको, क्या क्या दिया हुआ है देखो इधर गौर से, और मैं चाहता हूँ वो कंप्लीटली आप सॉल्व करो. जो नालायक लोग हैं, जो बिल्कुल जिनको पढ़ने का उनका है ही नहीं यहाँ पर लेवल, बस बातें करने आए है ना, वो लोग भी ध्यान दो, शायद तुम्हारी लेवल बढ़ जाए इसको ध्यान देंगे तो. 589 नैनोमीटर्स यानी कि 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स, ये वेवलेंथ दिया हुआ है. सबसे पहला सवाल एनर्जी के बारे में पूछा गया. एनर्जी का फॉर्मूला होता है H nu, जिसको आप लिख सकते हैं hc/λ. ओके, दैट विल बी हाउ मच? तो H 6.63 इंटू 10⁻⁻34 और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻28. तो टाइम कहाँ है? तो वो शोरा घुमा फिर आगे हो. ठीक है, देखते हैं अपन. वेवलेंथ क्या हो रहा है? 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर्स. चलिए देखो कितना हो रहा है. 6.63 तो कितना होता है इंटू 3? 20 होता है. तो 20. देखो आप जब ये क्वेश्चन को नीट में करोगे अगर, तो ये 589 को 5.89 में कन्वर्ट करना पहले, फिर बाद में 5.89 को अप्रॉक्सीमेशन में 6 पकड़ना, वो 20/6 आएगा यानी कि 10/3 आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.333 करके होती है. तो अगर मैं आपको एक्चुअल वैल्यू निकाली दिखाऊं, 20 डिवाइडेड बाय 589, देखो वो हो रहा है 0.0339, मतलब वो डेसिमल्स को मैंने अरेंज नहीं किया ना इस वजह से. तो ये कुल मिला के जो आएगा आंसर 0.0339 10⁻, ऊपर तो -26 था, नीचे -9. -26 में से -9 गया, बचा कितना? 26 में से 9 गया, कितना बचा? 17 है ना. 10⁻⁻17. तो 10⁻⁻17 और उसको थोड़ा सा डेसिमल्स को अरेंज कर लो, वो आ जाएगा.
ओके, अब सेकेंड चीज़ आपसे क्या पूछी गई है उसने, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, अब बताओ भैया उसका डायरेक्ट बताओ फॉर्मूला क्या था, P अपॉन एच नू। हाँ, अब आपका क्या कहना आ रहा है, पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो आपने कहा कि वो अपन नू की जगह, जैसा एक बार यहाँ पर लैम्बडा है ना, नू की जगह तो P लैम्बडा अपॉन एच सी। हाँ, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है आपके पास वैल्यू, तो फिर कैसे? अच्छा, टोटल एनर्जी को निकाल लिया आपने। अच्छा, टोटल एनर्जी नहीं, वो तो n/t तो निकल जाता हो। तुम इसकी बात कर रहे हैं ना, एनर्जी निकालने की। कैसे निकाले तुमने ये पावर को? लैम्बडा टी, हाँ। एक मिनट, तुमने पावर के साथ क्या खेले फिर? ये 100 कहाँ से आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ये पावर दिया हुआ है 100 वाट। हाँ हाँ हाँ, अच्छा हाँ, तुम शायद से पूरे इसकी निकाल ले रहे हैं, एन आ जा रहा हो तो पूरे इसकी निकल जा रही हो। एक फोटोन की अपने को निकालना है एनर्जी, तुम पूरी इसकी एनर्जी निकाल ले रहे हैं। देखो ध्यान दो इधर, अब देखो इवन इधर ध्यान दो, या फिर अगर मैं ऐसा भी कहूँ P अपॉन एच नू, और एच नू बोले तो क्या होता है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, वो अपन ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए है ना। वो कितना आ रहा है, 3.39 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो पावर तो 100 वाट दिया है ना, और डेसिमल को चेक करो 1 2, तो वो हो जाएगा 3.39 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ 19। 3.39 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ 39 सॉरी, हाँ। अब इसका देखो कितना आएगा कैलकुलेशन पे, 1 या 100 डिवाइडेड बाय, चलो 100 डिवाइडेड बाय 3.39, ये हो जाएगा 29.49 या 5, चलो ठीक है 29.5 इंटू 10⁻⁹ नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकेंड। चलिए, अमर क्या हो गया तेरे को, जुमा जुमा क्यों कर रहा है जब से? An electron and a photon, an electron and a photon each have a wavelength of 1.00 nanometers. First off, find first their momenta. Find their momenta. दूसरा, the energy of photon. The kinetic energy of electron. The kinetic energy of electron. चलिए, कितना? पावर गलत है,
असल में ये क्वेश्चन जो है ना अब आने वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, मगर ठीक है चलो अभी भी कर सकते हैं सॉल्व, ऐसा कुछ नहीं है, मुझको चेंज करना पड़ेगा, इसको उधर डालना पड़ेगा डी ब्रॉगली के अंदर। तो देखो अब इसमें जो पहला सवाल पूछा गया कि हर एक का मोमेंटम पता लगाओ, अगर ये सिर्फ फोटोन का मोमेंटम बोलता तो ये इस टॉपिक से जुड़ा होता, मगर ये फोटोन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो वो अगले टॉपिक के साथ जुड़ गया ये सर। असल में क्या है कि आइंस्टाइन साहब ने जो बोला था कि लाइट के बारे में बोला ना कि उसका मोमेंटम रहता है और उसकी वेवलेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला उन्होंने मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए? नहीं वो अपन जानते हैं वो, हाँ चल एच अपॉन लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या बताए थे उन्होंने? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में क्या बताया था उन्होंने? एच नो अपॉन सी, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्बडा, ये कन्वर्जन में ऐसा आया था है ना। तो ये जो मोमेंटम होता है फोटोन का ये आइंस्टाइन ने बोला था, मगर एक डी ब्रॉय नाम के अगले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या बोला कि ये ची फॉर्मूला जो है ना हर मैटर के लिए लागू है, ये फॉर्मूला हर मैटर के लिए लागू, इवन इलेक्ट्रॉन्स के लिए लागू है। तो ये जो है एलिमेंट्री कोई भी पार्टिकल है उसका मोमेंटम तुमको निकालने का है ना, तो उसका ये फॉर्मूला है, ये अगले इसमें अपन लेक्चर में पढ़ने वाले ये चीज़ को। तो इसीलिए ये दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, मगर फॉर्मूला सेम आता है। तो अपने को वेवलेंथ दिया हुआ है ना, और अपने को क्या बोला उसने? मोमेंटम निकालो। तो चाहे आपका मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या मोमेंटम ऑफ फोटोन बोलो, वो आएगा सेम। तो लैम्बडा कितना, देखो एच की तो वैल्यू होती है 6.63 10⁻⁻34। वेवलेंथ कितना दिया हुआ तुमको बेटा? 1 नैनोमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻19, सॉरी -9, हाँ सॉरी -9। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, 34 में से 9 गया कितना बचा? कितना आएगा? -25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम, ये याद रखना। अच्छा वो बाकी अभी दो है ना चीज़, ये पहला चीज़ आ गया एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। एनर्जी निकालो, एच सी बाय लैम्बडा से ले सकते हैं अगर वेवलेंथ दिया हुआ है तो 20 × 10⁻⁻26 अपॉन लैम्बडा कितना है? 10⁻⁻9। तो देखो कितना हो रहा है ये 20 × 10⁻26 में से 9 हो गया कितना? 17, हाँ 10⁻⁻17 जूल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होगा p²/2m से। तुम्हारे पास मोमेंटम आ गया ना 6.63 × 10⁻⁻34, उसका लेना पड़ेगा स्क्वायर 9.1 × 10⁻⁻31 पावर एच, ये मोमेंटम है ना। तो अच्छा वाह, मैंने इसकी पावर वो डाल दिया था -25, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू डाल दिया पूरी। तो भाई अब ये हो गया इस तरह से। अब करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है, देखो इसका ये आएगा कुछ अराउंड 2.415 × 10⁻⁻19 जूल और 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एज एन होमवर्क ले लो, ओरली बोल रहा हूँ मैं। ठीक है कर देते हैं, अभी सेंड कर देते हैं। पहले ये लिख लो, पहले जगह छोड़ के लिख लो। क्वेश्चन ओरली बोल रहा हूँ मैं, जगह छोड़ के ये इसके लिए लिख लो, फिर ये कंटिन्यू करना आपका। देखो द वेवलेंथ ऑफ इंटेंसिटी, द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी of incident light, the wavelength and intensity of incident light is 4000 angstrom degree, 4000 angstrom degree
एंड 0.1 वैट, 0.1 वैट respectively. Full stop. What is the minimum change की charge? What is the minimum change in light energy? Change charge होना चाहिए वो. क्वेश्चन मार्क, मैं देख के बता देता हूँ चेंज की चार्ज है. क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी? चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. लाइट एनर्जी, क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन? चेंज इन एनर्जी છે वो. वही है वो, E इज इक्वल्स टू एनर्जी निकालना है ईच फोटोन. ठीक है, ये करो आप. बोर्ड, स्टेट बोर्ड का